पीएम मोदी को एक्शन में देख विपक्ष के लोगों की नींद गायब हो गई है। पीएम मोदी देश हित के मुद्दे को लेकर लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी दुनिया को भारत की ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे को लेकर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। वहीं अब बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी को बड़ा डर सताने लगा है। दर्शकों, राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो कांग्रेस को चुनाव जितवा सके, लोग उनकी बातों पर भरोसा करें। लेकिन राज दर राज कांग्रेस की हार हो रही है, जिसके बाद राहुल गांधी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें करारा जवाब मिल गया है। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया था, जिस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दिए गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों को बदनाम करती है और लाखों चुनाव कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की ओर से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव के फिक्सिंग के दावों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और वोटर्स का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले ही हार मान ली है। दर्शकों, जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है वहां सब कुछ ठीक होता है, और जिस राज्य में कांग्रेस की हार होती है वहां राहुल गांधी कभी ईवीएम पर तो कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं आप दर्शकों को अगर चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर भरोसा है, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर भी कांग्रेस के नेता के खुलासे से राहुल गांधी घिर गए हैं। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों का भला करने में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष के लोग हर मुद्दे पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग काफी परेशान हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और दलीलें दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन मोदी सरकार एक्शन में है। मोदी सरकार के एक फैसले के बाद नए वक्फ कानून के विरोध में खड़े लोगों की नींद गायब हो गई है। दर्शकों, भारत सरकार ने देश के करोड़ों लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल संसद में पास करवाया है। पीएम मोदी चाहेंगे कि देश के हर नागरिक को उसका हक मिले, लेकिन जो लोग वक्फ के नाम पर भूमाफिया बने हुए थे, पीएम मोदी ने उनकी दुकान एक झटके में बंद कर दिए और गरीब मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण दी कि अब वक्फ की जमीन उनके काम भी आ सकेगी। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि भारत सरकार ने अब एक फैसला लेकर वक्फ की मनमानी पूरी तरह से बंद कर दी है। दर्शकों, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल देश भर की वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत शुरू किए गए इस पोर्टल के माध्यम से अब सभी वक्फ बोर्डों की संपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश में जो महत्वपूर्ण सुधार हुए उसमें वक्फ संशोधन अधिनियम भी एक बड़ा कदम है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। वहीं किरण रिजिजू ने यह भी बताया कि देश में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। आने वाले समय में इन संपत्तियों का
पंजीकरण इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अधिनियम के अनुसार एक निश्चित समय सीमा तय की है, उसमें संपत्तियों का पंजीकरण होना है। प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट और सुविधाजनक है, इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और सब कुछ पारदर्शी रहेगा। मैं सभी राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों से अपील करता हूं कि वे तय समय सीमा का कड़ाई से पालन करें। बता दें कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण OTP आधारित होगा। 3 स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक संपत्ति को 17 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। इसके साथ ही एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन भी जारी की जाएगी ताकि वक्फ बोर्डों को किसी भी तरह से तकनीकी सहायता आसानी से मिल सके। हालांकि इस पहल को लेकर मुस्लिम संगठनों की ओर से आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संशोधन वक्फ कानून को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े उम्मीद पोर्टल की लॉन्चिंग का भी विरोध किया है। वहीं केंद्र सरकार के वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने के साथ ही यूपी की योगी सरकार एक्शन में है। यूपी में इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। पहले चरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी 2528 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। नियमानुसार 6 महीने के भीतर वक्फ संपत्तियों के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी है। दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे वक्फ बोर्ड पूरे गांव पर ही अपना दावा ठोक दे रहा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को झटका दिया था। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक गुरुद्वारे पर अपना दावा ठोक दिया था, जबकि आजादी से पहले ही वहां गुरुद्वारा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात नहीं मानी। वहीं अब मोदी सरकार के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार घिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी सोच रहे हैं कि वो पीएम मोदी को बैकफुट पर ला देंगे, लेकिन राहुल गांधी अब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की वजह से सवालों के घेरे में है। एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी की नीति और सही फैसलों की वजह से आज भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को हर बात को लेकर तकलीफ हो रही है। लेकिन अब जो बात बाहर आई है उसके बाद राहुल गांधी ही घिर गए हैं। राहुल गांधी को जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर ने दे दिया है। थरूर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया आज भारत के सामने नतमस्तक है, लेकिन राहुल गांधी जमकर राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। एक बार फिर बिहार दौरे पर गए राहुल गांधी ने वही राग अलापा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से 11 बार कहा है कि मैंने मोदी को सरेंडर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। आखिर वो क्यों नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी हर भाषण में कहते थे कि मैं ओबीसी हूँ, लेकिन जातीय जनगणना की बात आते ही कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है। अगर जाति नहीं है तो फिर आप ओबीसी कैसे हो गए। दर्शकों, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी कुछ भी कहें, लेकिन पीएम मोदी ही जाति जनगणना करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के आगे सरेंडर करने वाले राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हीं की पार्टी के नेता शशि थरूर नकार रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मध्यस्थता के विचार को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह सुझाव देना संभव नहीं है कि 2 असमान लोगों के बीच मध्यस्थता की जा सकती है, क्योंकि आतंकवादियों और आतंकवाद के पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सुलझाने में मदद की है। वहीं ट्रंप के बयान को लेकर राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी को अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए या किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट पर। वहीं शशि थरूर भी लगातार ट्रंप के दावों को नकार रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर पर भरोसा रखना चाहिए। शशि थरूर ने कहा है कि मध्यस्थता ऐसा शब्द है जिसे हम विशेष रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। असल बात यह है कि जब आप ब्रोकर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ऐसी समानता की बात कर रहे होते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि
आतंकवादियों और आतंक से पीड़ितों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती। थरूर ने कहा कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को सुरक्षित पनाह देता है और एक ऐसा देश जो एक सशक्त बहुदलीय लोकतंत्र है और अपने काम के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दोनों के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। थरूर का कहना है कि एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने हाल में रहने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा पड़ोसी जो जियोपॉलिटिकल व्यवस्था को बदलना चाहता है जो पिछले 75 वर्षों से चली आ रही है, इसके बीच कोई समानता नहीं हो सकती। ऐसे में ये कहना इन दो असमानों चीजों के बीच मध्यस्थता संभव है गलत होगा। दर्शकों, शशि थरूर ने बड़ी ही आसान भाषा में समझा दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात करना गलत है, लेकिन राहुल गांधी ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो क्यों बार बार अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है? क्या ये कहना उचित है? वही राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता भी यही कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन थरूर का ये बयान राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के लिए सटीक जवाब है कि पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।